नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जयंत द्विवेदी। और आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही नाजुक मुद्दा है। भारत और चाइना के बीच उठ रहे विवादों का मुद्दा है। ये मुद्दा है जिनपिंग के ख्यालों का और बढ़ते हुए भारत का मुद्दा है। ये मुद्दा है अमेरिका और चाइना के बीच हो रही ट्रेड वॉर का भारत पर क्या असर होगा, उसका मुद्दा है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसमें दो चीजों पर हम प्रमुख रूप से वार्ता करेंगे आपके साथ। उसमें से पहला मुद्दा है भारत और चाइना के बीच में टेंशन, और लगे हाथ एक और टेंशन। वो टेंशन कौन सी? भारत और नेपाल के बीच की टेंशन। यूं तो भारत इस समय कई बड़ी बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। कोरोना वायरस के केस भारत में 1,73,000 हो चुके हैं। भारत में टिड्डी अटैक भी हो गया है जो फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। मजदूरों का पलायन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट और रोजगार की समस्या वो एक समस्या ऑलरेडी है। 12.5 करोड़ लोगों ने अनुमान के रूप में नौकरियां गंवा दी हैं। और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर हम बात करें बिजनेस क्राइसिस की, अगर हम बात करें टोटल इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो उससे भारत लड़ने के लिए अपनी तैयारी ही कर रहा था कि उसी बीच एक नई चुनौती भारत के सामने आ गई, और वो चुनौती नेपाल और चाइना की तरफ से। सबसे पहले बात, इन दोनों ही मुद्दों को मैं सोच रहा था पहले कि अलग अलग रूप से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं, मगर इन दोनों ही मुद्दों को मैं साथ में ले चल रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा और इसको बाकायदा समझने की कोशिश करिएगा कि किस प्रकार का ये घटना चक्र पूरा चलता रहा और इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती रहीं और आगे आने वाले दिनों में भारत क्या कर सकता है। और इस बन रही स्थितियों का जो भारत के प्रति विपरीत स्थितियां हैं, उनमें भी हम लड़ करके फायदा कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में समझते चलिएगा। भारत एक सशक्त देश है और उसे सशक्त आपको भी बनाना है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, जिससे आपको इस प्रकार की विस्तृत जानकारी लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये व्याख्यान कहां से शुरू होता है। जी हाँ, तो ये व्याख्यान शुरू होता है मई 5 और 6। 5 मई और 6 मई के आसपास एक न्यूज आती है, एक बहुत ही छोटी सी न्यूज, कि पेंगोंग टोशो लेक के आसपास इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के बीच एक छोटी सी झड़प हो गई, कुछ पथराव नुमा हो गया, और उस पथराव के होने की वजह से लगभग 11 लोगों को वहां पर कुछ चोटें वगैरह लग गई। और ये मामला वहां से खड़ा हो जाता है कि इस तरीके की बात हो गई इंडियन चाइनीज आर्मी के बीच। उसके बाद दूसरी खबर आ जाती है इंडिया और चाइना के बीच के विवाद की। अगर बात करते हैं तो वो 10 मई को छपती है। 10 मई को ये खबर आती है सीधे नाकुला पास सिक्किम से। नाकुला पास 19,000 फीट की हाइट पर है, संवेदनशील इलाका है। इतनी हाई अल्टीट्यूड पर दोनों आर्मियां वहां पर मौजूद हैं और वो साथ में पेट्रोलिंग करती हैं। वहां से जो मामला आता है वो भी दोनों ही ट्रूप्स के क्लैश का मामला नजर आता है। वहां पर भी थोड़ा बहुत हाथापाई, थोड़ा बहुत मुक्केबाजी जैसी खबरें आने लगती हैं। तो इस मामले को, दोनों ही मामलों को, ये जो मामला 5 और 6 तारीख को हुआ और जो मामला 9 तारीख को हुआ जिसे 10 तारीख को रिपोर्ट किया गया, इन दोनों ही मामलों को लोकल कमांडर लेवल पर सुलझाया गया। लोकल जो फ्लैग ऑफ मीटिंग्स करती हैं दोनों आर्मियां, उस पर इस मामले को उठाया गया और समझा दिया गया, दोनों तरफ से बातें सुलझ गई। मामला 15 मई को क्विंट इस पर एक रिपोर्ट बना करके अपनी डालता है। मैं स्पेशली क्विंट की बात कर रहा हूं क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें ये खबर फुल फ्लेज रूप में चल नहीं पाई। तो क्विंट में ये रिपोर्ट किया गया कि भारत के एक यंग लेफ्टिनेंट ने एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक मेजर को उसने पंच कर दिया और उसकी नोज से खून बहने लग गया। ये घटना कहां हुई? ये घटना हुई म्यूगूठंग में, धेम चौक, सिक्किम का इलाका है, वहां पर यह घटना घटित हो जाती है। और उस मामले को लेकर के भी क्या किया जाता है, कोलकाता कमांड के द्वारा, सुखना कमांड के द्वारा
वहां पर जो है क्या कहते हैं, उस लेफ्टिनेंट को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है और इस तरीके की चीजें होती हैं। मगर उस लेफ्टिनेंट का नाम, उसकी ब्रिगेड का नाम, ये सारी चीजें हम नहीं बता रहे हैं, या इसको मीडिया ने भी इसलिए रिपोर्ट नहीं किया कि ऐसी जानकारी अगर मीडिया में आ जाएगी तो चाइना इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। वो कोई एक पॉलिसी बना करके, कोई एक स्कीम तैयार करके वो भारत के फौज के अफसरों को टारगेट कर सकता है। अब इसके बाद देखिए, ये सारी बातें इस तरीके से चलती रह रही हैं और इसको समझते चलिए। अब खबर आती है 12 मई को। 12 मई को क्या खबर आती है कि चाइनीज ट्रूप्स ऑक्युपाई कर लेते हैं कुछ लद्दाख टेरिटरी का जो हमारा इलाका है, बिटवीन फिंगर 8 एंड फिंगर 4। फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में चाइनीज आर्मी पेट्रोलिंग शुरू करती है। पेट्रोलिंग एलएसी जो है वो प्रॉपर बॉर्डर डिवीजन नहीं दे रहा है। एलएसी प्रॉपर बॉर्डर का बंटवारा इंडिया और चाइना के बीच में नहीं करता है। तो वहां पर दोनों आर्मी क्या करती हैं, हमारी साथ में पेट्रोलिंग करती हैं। बट फिंगर 8 एंड फिंगर 4 जिसमें चाइना अभी आ गया है लद्दाख में, जिसे गैल्वन वैली का इलाका भी हम कह रहे हैं, वो इलाका इंडियन टेरिटरी का इलाका है और उस पर चाइना आ जाता है और वहां पर वो अपने ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ाने लगता है। 5,000 से ज्यादा ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट, 5 से 10,000 ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट अलग अलग मीडिया के जो चैनल्स हैं वो कोट करने लगते हैं। कोई कहता है 5,000 ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, कोई कहता है 6,000 ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, कहीं कहीं 10,000 ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की भी बात होती है। 80 से 100 टेंट्स जो फुटेज आती है जिसे जारी करता है, उसमें पता चलता है कि 80 से 100 टेंट्स वहां पर गैल्वन वैली में चाइनीज आर्मी अपने लगा लेती है। और ये किन जगहों पर लगाती है उनके नाम मैं बताता चल रहा हूं आपको, समझते चलिए। गैल्वन वैली में, पेंगोंग लेक, पेंगोंग टोशो लेक के आसपास, और हर्शिल के इलाके में लगा लेती है। तो ये 3 इलाके हैं जहां पर हम ये मान के चल सकते हैं कि चाइनीज आर्मी थोड़ा सा इंडिया की तरफ आ गई है। अक्साई चीन को भारत क्लेम करता रहा है कि अक्साई चीन का इलाका जो है वो भारत का इलाका है। ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा इलाका है, भारत का इलाका है, उसी तरीके से हम कोट करते रहे कि अक्साई चीन जो चाइना के हिस्से में है वो हमारा है। तो अभी अक्साई चीन से निकल करके और ये गैल्वन वैली तक आ जाना, पेंगोंग लेक तक आ जाना और वहां पे कैंपिंग करना शुरू कर देना, इस तरीके की हलचल चाइना जो है मचाने लगता है। इस तरीके की चीजें सामने आ जाती हैं और ये दोनों ही देशों के बीच में एक टेंशन का विषय है। तो ये टेंशन का जो विषय बन गया, ये क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि 1967 के बाद से अगर हम बात करें तो भारत और चाइना के बीच में एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं हुई है। यानी हमने कोई भी मुद्दा हुआ हो, 1962 की जंग हम जरूर लड़े, उसमें भारत को थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ी सी चोट लगी, हमने ज्यादा लोगों को वहां पर गंवा दिया, हमने कुछ इलाका भी उधर हमारे हाथ से सरक गया और इन सभी की वजह से हम उसके बाद से सजग होना शुरू हो गए, हम स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में सामने आने लगे। अभी तक जो वो बॉर्डर एरिया था, एलएसी का जो एरिया था, उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भारत ने शुरू नहीं करी हुई थी और वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भारत लगातार बढ़ाता जा रहा था। भारत के इस विख्यात रूप को देख करके, एक भारत को नए ऊर्जावान रूप में देख करके, भारत को सशक्त रूप में देख करके चाइना थोड़ा सा बौखला रहा था और चाइना ये चाह रहा था कि ये बॉर्डर का टेंशन बनाया जाए भारत पर, और उस समय बनाया जाए जब कोरोना पेंडेमिक से पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त है और इस महामारी के बीच में भारत इससे परेशान हो जाएगा, भारत डिसबैलेंस हो जाएगा और जो एक ट्रेड वॉर का सिनारियो भी चल रहा है दुनिया में, और उस ट्रेड वॉर में चाइना से बहुत सारी कंपनियां निकलना चाह रही हैं, वो अगर इंडिया का रुख करती हैं तो इंडिया का रुख ना करें, ऐसे भी बयान आने लगे कि इंडिया का रुख अगर चाइना उस पर इस तरीके का एक कोशिश करेगा, जंग जैसे हालात को क्रिएट करेगा, तो भारत की तरफ जो कंपनीज आएंगी वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझेंगी। तो सिक्योर नहीं समझेंगी तो भारत के लिए परेशानी होगा और भारत इन सब मुद्दों में उलझ जाएगा और अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से भारत को फंसाने की कोशिश की जाने लगी। अब इस समय सिचुएशन क्या है? इस समय सिचुएशन ये है कि 27 मई की जो रिपोर्ट थी उसमें गैल्वन वैली तक आ चुके थे।
सिचुएशन फेस ऑफ की बनी हुई है। पिछले 15 से 20 दिनों से हम लोग एकदम फेस ऑफ की कंडीशन में, लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा की पोजीशन हो चुकी है और भारत भी अपने ट्रूप्स को वहां पर भेज रहा है। बातें लगातार कहा जा रहा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से भी हो रही हैं, चाइना से भी हो रही हैं और इसमें कई प्रकार के बयान जो है वो भी सामने आते रहे। और उनमें एक जो इम्पोर्टेंट बयान जिसकी मैं बात कर रहा था वो चाइना के स्पोक्स पर्सन हैं लीजियान चाओ। जी हाँ, लीजियान चाओ। तो लीजियान चाओ ने एक बात को स्पष्टता करी कि हम इंडिया और चाइना एक बेहतर संपर्क में हैं और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जमीन जायदाद के मुद्दे इस तरीके के खतरनाक होते हैं कि वो यूं बातों से सुलझते नहीं हैं। तो बातों से मुद्दा सुलझ जाए और हम अपने बॉर्डर्स को क्लियर कर लें, ये तो बहुत ही अच्छा विषय एक होने वाला है। मगर इस बीच नेपाल ने क्या किया, उस मुद्दे को भी पूरा पूरा इसी वीडियो में समझते चलिए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखते रहें। तो इस मुद्दे को और क्लियरिटी के साथ अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा था नेपाल की तरफ से। अब नेपाल में राजाशाही और रजवाड़ाशाही खत्म हो गई। नेपाल में है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। जी हाँ, हम उसकी बात करते हैं। भारत में मोदी सरकार तो नेपाल में ओली सरकार। तो नेपाल की जो ओली सरकार है वो है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली जी प्राइम मिनिस्टर है। तो वहां पर मामला एक विवाद खड़ा हो गया जब भारत ने अपना लिपुलेख पास अपना जो है बना लिया और भारत ने एक नया लिंक हिमालयन लिंक क्रिएट किया। और वो हिमालयन लिंक क्या कर रहा था, वो हिमालयन लिंक मानसरोवर की तरफ निकल रहा था और जो हमारे श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे उनको वो एक आसानी दे रहा था और इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड का भी वो एक रूट खुलने वाला था जिससे कि इंडिया चाइना ट्रेड में भी फायदा होने वाला था। इस मामले को देखते हुए क्या हुआ कि नेपाल को थोड़ी सी हड़बड़ी महसूस हुई। उन्हें लगा कि ये जो पास बना है इसका जो 17 किलोमीटर का रोड जा रहा है वो न्यालिस इलाके में से पास हो रहा है। ये प्रॉब्लम शुरू कब हुई, इस प्रॉब्लम को अगर मूल रूप से समझें कि ये शुरू कब हुई तो ये शुरू होती है मई 8 से। जी हाँ, मई 8 को क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, जब इंडिया अनाउंस कर देता है अपना इनॉग्रेशन इसी लिपुलेख पास का, हिमालयन रोड लिंक का। और उस पास का जो एरिया जा रहा है उसको नेपाल ये पोर्ट्रे कर रहा है कि वो डिस्प्यूटेड लैंड का एरिया है। तो नेपाल क्या कर रहा है, एक नया पॉलिटिकल मैप लेकर के आ जा रहा है और वो नया पॉलिटिकल मैप वो रख रहा है जिसमें वो काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पिया धूरा को अपने बॉर्डर के अंदर बता रहा है, विद इन इट्स बॉर्डर की, उसके बॉर्डर के अंदर है। अब इंडिया क्या कह रहा है कि काला पानी जो है इज विद इन इंडिया, वो एरिया कहां है, भारत में है। इसको भारत ने कब कोट करना शुरू किया, जब 2019 नवंबर ने भारत ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। जी, इस विवाद को समझते रहिए। अब इस पर हुआ क्या, इस पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से गरमाई कि ओली साहब जो थे, क्योंकि वहां पर नेशनलिस्ट मूवमेंट होने लगी कि जब भी आप एक विस्तारवादी सोच से बढ़ते हैं कि कोई भी देश बढ़ता है तो वहां को एक पेट्रियोटिक फीलिंग दे दी जाती है, वहां के सिटीजन्स में एक पेट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट आ जाती है। तो ओली को कुछ उटपटांग बयान भी देने पड़े। तो ओली ने एक बयान किस पर दिया कि भारत अपने मोटो सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते पे चल रहा है। तो क्या सिंहमेव जयते जो भारत का ने अब नया एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है सिंहमेव जयते का, वो क्या सही है? तो इस पर जो है भारत पहले ही भड़का हुआ था और भारत में और भी आग लग गई कि ये क्या आप मजाक कर रहे हैं। मेरे अंदर भी आग लग गई कि साहब आप ये क्या कह रहे हैं और आप किसी एक इंडियन के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में आप ये कैसे कह सकते हैं। तो अब बात को समझते रहिए, ये मामला शुरू कैसे हुआ, वो कह क्यों रहे हैं कि वो इलाका उनका है, जो 336 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है लिपुलेख पास के आसपास का एरिया, उसको वो क्यों कह रहे हैं कि उनका है। ये 1816 में एक सुगौली ट्रीटी हुई थी, वो ब्रिटिश इंडिया के बीच में और नेपाल के बीच में होती है। तो उसके मुताबिक एक्चुअलिटी में क्या है, मैं सिर्फ उस पर आऊंगा क्योंकि मैं ट्रीटी की बहुत डिटेल और हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा हूँ। के मुताबिक क्या है कि ईस्ट ऑफ द रिवर टू बी इट्स टेरिटरी। अब वहां पर एक नदी बह रही है। जी हाँ, ये जो महाकाली नदी हमारी बह रही है, इस नदी का जो एक हेड स्ट्रीम है वो वेस्टर्न एरिया से आ रहा है और एक ईस्टर्न एरिया से आ रहा है। तो ये साहब कह क्या रहे हैं, नेपाल क्या कह रहा है कि जो ईस्टर्न वाला इलाका है, जो ईस्टर्न एरिया हो रहा है हमारा, वो ईस्टर्न एरिया भी हमारी
ट्रीटी का हिस्सा है, वो भी हमारी टेरिटरी है, तो हम वहां तक अपना हिस्सा क्लेम करेंगे। जबकि भारत ये कह रहा है कि जब महाकाली नदी से आपका हिस्सा शुरू होता है तो जो बड़ा हिस्सा, जो मेन हेड आकर के आपकी नदी में मिल रहा है, वो आपका माना जाएगा। कोई छोटी रिवर की ट्रिब्यूटरी उधर किनारे से आकर के उसमें मिल रही है, उसको हम मेन नदी मान करके नहीं चल सकते, ऐसा भारत कह रहा है। भारत और नेपाल का बॉर्डर 1751 किलोमीटर लंबा है और इस तरीके का विवाद पहली बार उत्पन्न हुआ है, जबकि बहुत ही फैमिलियर, बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं। नेपाली गोरखे हमारी इंडियन आर्मी में सर्व करते रहे हैं और पहली बार ऐसा मुद्दा हुआ है कि भारत और नेपाल के बीच सीमाओं को लेकर के विवाद हो जाए। तो आप सोचिएगा इसके बारे में। इसके बारे में सोचना क्या है, आपको सोचना ये है कि क्या इसमें कहीं ना कहीं जो ओली गवर्नमेंट है, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा है? चाइना के द्वारा है। तो कहीं ना कहीं चाइना से में बैकिंग कर रहा है, चाइना बड़ा भैया बनने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ा भैया बनने की कोशिश कोई और भी कर रहा है, शायद वो बड़े पापा का रोल हो, और वो बड़े पापा के रोल में कौन आ रहा है? अमेरिका आ रहा है। अमेरिका की इस विषय पर क्या राय है और उसने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, ये अगले वीडियो में जरूर देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है इस इंटरनेशनल विवाद में। जय भारत, जय हिंद। अभी के लिए सिर्फ इतना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपसे और मेरी मुलाकात इसी प्रकार होती रहेगी।